नमस्कार बच्चों, तरुण शर्मा यार। बेटे क्लास 12 बायोलॉजी का एक और टॉपिक आया, दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बेटे जैसे लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको, हमने बेटे फर्टिलाइजेशन करा करके मोरूला बनाया, मोरूला बना से फिर हमने ब्लास्टोसिस्ट बनाया, ब्लास्टोसिस्ट को उठा करके यूट्रस की एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट करा दिया। अब इस इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के बाद इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे वही हमें देखने हैं। कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, क्या क्या इसमें चीजें आगे फ्यूचर में होंगी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसका होगा। आ जाओ आगे। देखो ये मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रखी है, ये दिखाई गई है एंडोमेट्रियम जिसमें हमारा ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड है। इस ब्लास्टोसिस्ट को मैं निकाल करके बाहर ले आया हूं क्योंकि हमें इसी के चेंजेस देखने हैं। यही वो चीज है जो फ्यूचर में जाकर के हमारा फीटस बनाएगी आगे चल करके। आ जाओ। इस ब्लास्टोसिस्ट में बाहर वाली जो सेल्स हैं, these cells are known as ट्रोफोब्लास्ट। अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स दी हुई है, दैट इज इनर सेल मास। जिस तरफ इस ट्रोफोब्लास्ट इसमें ब्लास्टोसिस्ट में जिस तरफ ये सेल मास है, उस साइड की जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट की, दो सेल्स आर नोन एज रॉबर्ट सेल्स। क्लियर हो रही है बात? दूसरी तरफ खाली, तो एक कैविटी बन गई, खाली है तो कैविटी क्या है हमारी, ब्लास्टोसील। ये स्ट्रक्चर होगी पूरी ब्लास्टोसिस्ट की। इसमें पहला चेंज क्या होगा? पहला चेंज क्या होता है? द सेल्स, कौन से तरफ की सेल? द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच इज टुवर्ड्स दिस इनर सेल मास, जो इस इनर सेल मास एम्ब्रियोनल पोल की तरफ है। ये एम्ब्रियोनल पोल, ये एब एम्ब्रियोनल पोल। तो एम्ब्रियोनल पोल वाली ये वाली सेल्स दे गेट डीजनरेट एंड मेक अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड कोरियोनिक विलाय। जिस बार इम्प्लांटेशन हुआ जिस हफ्ते, उस हफ्ते से अगले हफ्ते में ये कोरियोनिक विलाय बन करके तैयार हो जाएंगी। इट मींस दीज सेल्स गेट डीजनरेट and make finger like structures called chorionic villi। मतलब these are just like that, these are the chorionic villi। these chorionic villi get embedded deeper, अंदर चली गई, गहरी अंदर चली गई, किसमें? इन मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू मतलब मां की टिश्यू में डीप इनसाइड चली गई। मतलब ये जो अंदर जो बढ़ी हैं, ये किस तरह बढ़ी हैं? सपोज अगर हम बनाए तो दैट इज द मैटरनल टिश्यू, ये मैटरनल टिश्यू है हमारा, तो दैट इज द मैटरनल टिश्यू। तो ये मैटरनल टिश्यू में अंदर आकर के ये वाला पार्ट जो है मैटरनल टिश्यू में आकर के ये धस गई। इनके धसने की वजह से हुआ क्या? मैटरनल टिश्यू इस कोरियोनिक विलाई के साथ क्या हो जाता है? दे गेट कंप्लीटली इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और इंटीग्रेट होने के बाद क्या कर लेंगे? दे मेक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। मतलब दूसरे हफ्ता जब प्रेगनेंसी का चलता है तो दूसरे तीसरे हफ्ते में हमारे पास प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दैट इज द, ये क्या है हमारा? मैटरनल टिश्यू। ये क्या है? दीज आर द कोरियोनिक विलाय एंड वी फॉर्म में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं बेटे, जो इन दोनों को जोड़ते हुए बनेगी। इन दोनों का इंटीग्रेशन, ये कोरियोनिक विलाय, ये मैटरनल टिश्यू, दोनों के इंटीग्रेशन से एक स्ट्रक्चर बनी। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा। ठीक हो गई बात? इससे पहले कि हम इसमें और आगे बढ़े कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, लेट फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ प्लेसेंटा। ये हमने क्यों बनाई, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो आ जाओ प्लेसेंटा को डिस्कस करते हैं। प्लेसेंटा पहला काम, फर्स्ट फंक्शन, इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। किसकी तरह काम कर रही है? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड इन आवर बॉडी व्हिच सीक्रेट्स हार्मोन, जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं डायरेक्ट इनटू द ब्लड, सीधा ब्लड में हार्मोन सीक्रेट करते हैं, तो वो दोज आर नोन एज एंडोक्राइन वंस। और तो ये प्लेसेंटा भी किस तरह काम कर रही है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रही है और हार्मोन बना रही है। तीन हार्मोन को डिस्कस करेंगे। पहला हार्मोन एचसीजी, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्लियर होगी बात? ये हमारा फर्स्ट हार्मोन है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन, ऑल्सो नोन एज
pregnancy hormone. Pregnancy hormone means to say it is the hormone which is secreted by placenta and it maintain करके रखता है क्या, प्रेगनेंसी को। कैसे मेंटेन करेगा, ये HCG ओवरी में जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के पास और उसको कहता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को तो नहीं पता चलेगा ना कि फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद इंप्लांटेशन हो गया, वो तो ओवरी में बैठा हुआ है, उसको कोई तो बताए कि हाँ भाई हमारा ये प्रोसेस ऑफ इंप्लांटेशन और ये आगे का प्रोसेस प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, कोई बताए तो उसको कौन बताए, HCG जाता है, प्लेसेंटा भेजती है कि भैया क्या करो, प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाते रहो जिससे कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, तब कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को हाई रखता है, बनाता रहता है। ठीक हो गई बात, आगे आ जाओ। उसकी वजह से क्या होगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन कम रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, अगर प्रोजेस्टेरॉन डाउन हो जाता है तो बेटे प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाती है। क्लियर हो रही है बात, तो ये पॉसिबल है इन केस कि अगर प्रोजेस्टेरॉन गया तो मिसकैरेज हो गया, इट इज वन ऑफ द रीजन, ये एक रीजन हो सकता है मिसकैरेज का, और भी रीजंस हो सकते हैं। आगे आ जाओ, दूसरा काम क्या इसमें ये कर रही है HCG हमारा, जो एक तो ये बता दिया इसने क्या करेगा, दूसरा द टेस्ट विच कंफर्म्स कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, वो टेस्ट भी, चाहे वो किट हो जो मेडिकल किट आती है या फिर ब्लड टेस्ट हम कराएं, वो भी इसी हार्मोन के बेस पर होता है। अगर ये हार्मोन है तो प्रेगनेंसी कंसीव्ड है, और अगर ये हार्मोन नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसीव्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है जो बेटे केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनता है, और किसी टाइम पर ये हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक हो गई बात, आगे आ जाओ। थोड़े टाइम बाद होता क्या है प्रोजेस्टेरॉन के केस में, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन बनवा रहा है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन को बनवा रहा है, थोड़े टाइम बाद, कितने टाइम बाद, लगभग 3 महीने बाद प्लेसेंटा फुल्ली मैच्योर्ड हो जाती है। जैसे ही ये फुल्ली मैच्योर होती है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम के पास जाती है और कहती है कि आई एम फुल्ली मैच्योर्ड, मैं पूरी मैच्योर हो चुकी हूं। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोजेस्टेरॉन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन बनाने का जो प्रोसेस है, जो काम है, द वर्क है, वो वर्क शिफ्ट होकर के कॉर्पस ल्यूटियम से किसके ऊपर आ जाता है, प्लेसेंटा के ऊपर आ जाता है। दैट इज नोन एज ल्यूटियल प्लेसेंटल शिफ्ट। पहले प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रही थी, ओवरी छोटी सी स्ट्रक्चर, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम और छोटा स्ट्रक्चर, तो प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट चाहिए ज्यादा, वो है नहीं, तो प्लेसेंटा अपने ऊपर ले लेती है उस काम को कि भाई ठीक है, अब ये काम प्रोजेस्टेरॉन बनाने का, आगे प्रेगनेंसी मेंटेन रखने का काम हम करेंगे। क्लियर होगी बात, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक होगी बात, तो ये दैट इज द थिंग्स इन केस ऑफ HCG। आ जाओ, दूसरा हार्मोन क्या बना रहा है, दूसरा हार्मोन बेटे ये बना रहा है हमारा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये वो हार्मोन है बेटे जो जिनका मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये क्या करेगा, लैक्टोजन मींस लैक्टोज मींस एनर्जी, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी से जुड़ा काम कर रहा है, समझ में आ रही है बात। तो ये है एनर्जी मैनेजर। हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इसमें होना है आगे, उसमें बहुत जबरदस्त मात्रा में एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी को लाना कहां से, ये मदर को बताता है एनर्जी के लिए कि भाई बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो गई हैं, अब हमें बढ़िया अच्छी मात्रा में एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी का काम ये करेगा। क्लियर होगी बात, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी मैनेजर। एक बात, दूसरी बात, ये अपना काम इतना परफेक्टली करता है कि ये मां को जाकर के बोलता है मदर को, क्या आप अपना फैट बॉडी का तोड़ो और उससे काम चलाओ, बाहर की जो एनर्जी खाई जा रही है उसको, सारी एनर्जी को हमें चाहिए, बच्चे फिटस को देना डेवलपमेंटल के लिए, डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो एनर्जी चाहिए उसके लिए। समझ में आ गई बात, तो दैट इज द थिंग, ये एनर्जी के लिए हो गया HPL। ठीक, आ जाओ, इसमें एक HPL से जुड़ी हुई एक चीज और मैं बताऊं आपको, इससे जुड़ी हुई प्रेगनेंसी के टाइम पर एक डिसऑर्डर हो जाता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। होता क्या है मैं बता देता हूं, प्रेगनेंसी के टाइम पर रिपोर्ट में अधिकतर होता क्या है, फीमेल्स को डायबिटीज की, शुगर की प्रॉब्लम बता दी जाती है, टेस्ट में भी आती है तो शुगर हाई आता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये HPL जाता है मदर की बॉडी में, और मदर की बॉडी में एक हार्मोन बन रहा होता है, एक प्रोटीन बन रहा होता है इंसुलिन,
जैसे ये जाता है ना मदर की बॉडी में, तो ये इंसुलिन का लेवल घटा देता है। जैसे इंसुलिन का लेवल घटेगा, शुगर ब्लड में हाई हो जाएगी, और वो हाई शुगर मदर तो एक्सेप्ट कर नहीं पा रही उसको, तो वो घुमा फिरा करके बच्चे को दे दिया। इसका मतलब ये इतनी तेजी से काम कर रहा है कि मदर की बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी डाउन करा देता है। उसके डाउन होने की वजह से ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है और जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, इट इज, ये सभी में नहीं होगा, हो जाता है, बट इट देखा गया है, होता है ऐसा। आगे आ जाओ, अगला हार्मोन, तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज एनर्जी मैनेजर। अगला क्या है हमारा, थर्ड, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, ब्लड की सप्लाई, इट इज फॉर ब्लड सप्लाई, मींस टू से ब्लड सप्लाई। भाई ट्रांसपोर्टेशन अगर हमें कराना है मदर से फीटस में, तो हमें ट्रांसपोर्ट के लिए एक मीडियम चाहिए, वो है हमारा ब्लड। तो फीटस में ब्लड की सप्लाई तो हो, तभी तो चीजें ट्रांसपोर्टेशन होंगी आगे। तो ये उस ब्लड सप्लाई को देखता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि गैसेस एक्सचेंज कराओ या न्यूट्रिशन दो। आगे आ जाओ, और क्या हो, ये प्लेसेंटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज करती है। यही प्लेसेंटा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का काम भी यही करती है। यही प्लेसेंटा इम्यूनिटी इम्यूनिटी भी कैसी, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी देने का काम भी करती है। मतलब जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है ना, तो बेटे वो सीधा एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आता है। जिस समय वो उसकी डिलीवरी होती है, उस समय उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, वो रिवाइव नहीं हुआ होता। ठीक है, और उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसको रिवाइव होने में समय लगेगा 1.5-2 महीने, इसीलिए बच्चे को पैक रखते हैं शुरू के 1.5-2 महीने में हम, क्योंकि उसका खुद का अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा। कहते हैं बाहर मत ले जाओ, दैट्स द थिंग, क्योंकि उसका पास अपना इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है अभी प्रॉपर वे में। ऐसे केसेस में हो सकता है क्या है कि हमारे पास उसकी बॉडी पर एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल अटैक कर दे, तो उस टाइम पर इम्यूनिटी खुद की ना होकर के मदर की इम्यूनिटी की हेल्प से वो सरवाइव करने में उसको हेल्प मिलती है। तो दैट इज द पैसिव इम्यूनिटी व्हिच इज डायरेक्टली गिवन, वो एंटीबॉडी इज डायरेक्टली गिवन टू द फीटस। और कौन सी एंटीबॉडी, आईजीजी, ध्यान रखना, कौन सी बॉडी, आईजीजी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आस्क किया गया, तो मैं बता देता हूं आपको कि क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर मदर को है तो वो क्या फीटस में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो प्लेसेंटा बेटे उनको नहीं रोक सकती, वो जेनेटिक डिसऑर्डर मदर से फीटस में जाएगा ही जाएगा। बीमारी अगर कोई डिजीज है मदर को है, क्या वो बच्चे में जाएगी, प्लेसेंटा नहीं रोक सकती। क्लियर हो रही है बात। तो प्लेसेंटा इज नॉट एबल टू स्टॉप डिजीजेस और जेनेटिक डिसऑर्डर, वो मदर से बच्चे में ट्रांसफर थ्रू द ब्लड वो हो ही जाने हैं, प्लेसेंटा की बस की उन्हें रोकना नहीं है। तो दैट इज द वर्क ऑफ प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के काम हो गए। जो प्लेसेंटा हमारी फर्स्ट अर्ली स्टेज में सबसे पहले फॉर्म करी जाती है। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत, आ जाओ आगे। सर प्लेसेंटा की बात क्लियर हो गई, मैटरनल टिश्यू हो गया, कोरियोनिक विलाई हो गया, प्लेसेंटा ने ये काम कर लिए। बचा हुआ जो पार्ट है ये क्या करेगा, आ जाओ, बचा हुआ पार्ट ये हमारे पास इनर सेल मास था। इस इनर सेल मास को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर दिया, एक तो लंबी लंबी कॉलमनार सेल्स बना ली और एक क्यूबॉइडल सेल्स बना ली। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ऊपर वाले को हमने कह दिया एपीब्लास्ट और नीचे वाले को कह दिया हमने हाइपोब्लास्ट। अपर वन इज एपीब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट और आगे डिवीजन करके जर्म लेयर की फॉर्मेशन करेंगी, 3 जर्म लेयर। ये क्या बनाएंगी, 3 जर्म लेयर बना लेंगी। हाइपोब्लास्ट क्या करेगा, इट फॉर्म्स यॉक सैक, ये यॉक सैक बनाएगा। इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रही है बात। इन दोनों की अगली, अभी तो मैंने सेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, फिर अगला इनका डायग्रामेटिक डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं दिखाऊंगा आपको कि ये तीनों कैसे बना रहे हैं। तो एपीब्लास्ट में क्या बना ली, 3 जर्म लेयर। तो आ जाओ पहले हम वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना करके देख लेते हैं। तो 3 जर्म लेयर इसने बनाई। हाइपोब्लास्ट है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये यॉक सैक बनाएगा। इसको हटा देते हैं, अब 3 जर्म लेयर देख लेते हैं। सपोज
एक जर्म लेयर हमारे पास, एक ये हो गई अंदर वाली, ठीक। उसके बाहर फिर एक और जर्म लेयर, ये दूसरी जर्म लेयर हो गई हमारी, और उसके बाहर फिर एक और जर्म लेयर, ये तीसरी जर्म लेयर हो गई हमारी। तो एपिब्लास्ट से 3 जर्म लेयर बन गई है। सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, उसके बाहर मीजोडर्म, और उसके बाहर एक्टोडर्म। क्लियर होगी बात? तो दीज आर द 3 जर्म लेयर विच फॉर्म द एपिब्लास्ट सेल। जो एपिब्लास्ट की सेल थी उन्होंने ये 3 जर्म लेयर बना ली। इसने क्या करा, इसने एक स्ट्रक्चर फॉर्म करी विच इज नोन एज यॉर्क सैक। तो हमें इसको यॉर्क सैक को यहां दिखा देता हूं, दैट इज द यॉर्क सैक। एक ही सैक बन गया है हमारा, और डीपर ले जाते हैं इसको, हम यहां अटैच करा देते हैं, दैट इज द यॉर्क सैक। एक सैक जैसी स्ट्रक्चर बन गई है। तो इन दोनों का ये डिवीजन अगला स्टार्ट होगा। 3 जर्म लेयर बन गई, एक यॉर्क सैक बन गया। ठीक हो रही है बात? अब इन जर्म लेयरों को क्यों बनाया गया ये समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जर्म लेयर की फॉर्मेशन करी गई है बेटे, दैट इज द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क। काम का हमने डिफरेंशिएशन कर देना है। क्या? देखो, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम भी है। क्लियर हो रही है बात? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंटेग्युमेंटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लॉट ऑफ सिस्टम। हमारे पास सारे सिस्टम है, उन सभी सिस्टम्स के ऑर्गन भी हैं। अगर मैं कहूं कि किसी एक कोई सारे सिस्टम बनाने का काम दे दिया तो उस एक के लिए टिपिकल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्या अगर एक कोई दे दिया सबका काम करने के लिए तो टिपिकल हो जाएगा। तो क्या करें हम? 3 हिस्से बना देते हैं, इसको ये काम देंगे, इसको ये काम देंगे, इसको ये काम देंगे। तो ऐसा ही डिफरेंशिएशन हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस पर ये फर्स्ट किया, ये हमने गैस्ट्रुला बना दिया। 3 जर्म लेयर की फॉर्मेशन कर ली। अब क्या करें? एक्टोडर्म को कह दिया कि आप ये ऑर्गन बनाओगे, मीजोडर्म को कह दिया आप ये ऑर्गन बनाओगे, एंडो को कह दिया आप ये बनाओगे। तीनों मिलकर के अपने अपने बॉडी ऑर्गन बनाते हैं, और फिर हम कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं फीटस, वो बनती है। क्लियर होगी बात? तो अलग अलग ये इसको कहते हैं, दैट इज द फेट ऑफ जर्म लेयर्स। ये मैंने फेट ऑफ जर्म लेयर लिखा हुआ है बेटे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म मींस क्या क्या बना रही है वो, जैसे कि कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, देखो, एपिडर्मिस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंस ऑर्गन, नसल चैम्बर, और भी चीजें हैं, मैंने कुछ ही लिखी हुई हैं। ठीक है? मीजोडर्म, मसल, कनेक्टिव टिश्यू, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट, एंडोडर्म क्या बनाएगा? गट, गट मींस पेट, आपका जो इंटेस्टाइनल पार्ट है। मिडिल ईयर, टंग, यूरिनरी ब्लैडर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ग्लैंड बनाएगा जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड। तो ये ग्लैंड्स में बनाएगा ये। क्लियर हो रही है बात? तो दीज 3 लेयर फॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी ऑर्गन, अलग अलग प्रकार के बॉडी ऑर्गन बनेंगे, और फिर कंप्लीट फीटस बन जाएगा। ठीक है? ठीक है सर, बात आपकी समझ में आ गई कि ये एपिब्लास्ट थी, 3 जर्म लेयर बनी, इन तीनों जर्म लेयर ने पूरी बॉडी के पार्ट, ऑर्गन्स को बना लिया। ये यॉर्क सैक क्या कर रहा है फिर? देखो ध्यान से सुनना, यॉर्क सैक क्या कर रहा है? एट दैट टाइम कि हम प्लेसेंटा, मैंने शुरू में कहा प्लेसेंटा 3 महीने में डेवलप होगी कंप्लीट वे में। एक बात। दूसरी बात, अभी प्लेसेंटा इस बच्चे के, ये जो हमारा अंदर जर्म लेयर बन रही है और उस जर्म लेयर में ऑर्गन बन रहे हैं, इनसे तो कोई कनेक्शन है नहीं अभी प्लेसेंटा का। हमारे पास सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हमने कोरियोनिक विलाई के साथ कनेक्ट करके, इंटीग्रेट करके प्लेसेंटा बनाई है। अंदर इंटरनल जो चेंजेस हो रहे हैं उनमें जो एनर्जी लग रही है, उसमें कहां से एनर्जी आ रही है फिर? क्योंकि प्लेसेंटा का हमें दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन सीधा सीधा कोई है ही नहीं। तो हमें क्यों अभी क्या नहीं है? एम्बिलिकल कॉर्ड नहीं है। प्लेसेंटा 3 महीने में बनेगी, एम्बिलिकल कॉर्ड 2 महीने में बनेगी। एम्बिलिकल कॉर्ड जब प्लेसेंटा के साथ जुड़ जाएगी, एम्बिलिकल कॉर्ड बच्चा बनाएगा, प्लेसेंटा ये है ही हमारे पास, तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड आकर के जुड़ जाएगी। जब ये जंक्शन पूरा होगा उसके बाद प्लेसेंटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिशन का काम करेगी। अभी तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना।
हमें दिख रहा है कि अगर मैं इसको हटा दूं बीच में से, अगर मैंने इस एम्ब्रियो सैक को हटा दिया, इस यॉर्क सैक को हटा दिया, तो दिख रहा है कि कोई इससे इसका कनेक्शन, यहां पर एनर्जी कैसे पहुंच रही होगी? दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय यॉर्क सैक। यॉर्क सैक उसको वो एनर्जी दे रहा है, और वो यॉर्क सैक कब तक एनर्जी देगा? जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं हो जाएगी। फिर सवाल दूसरा खड़ा होता है, क्या सर यॉर्क सैक एनर्जी बनाता है? नहीं, अल्टीमेटली एनर्जी तो मैटरनल टिश्यू से ही आएगी। यॉर्क सैक एब्सॉर्ब, किसको एब्सॉर्ब कर लेगा? द न्यूट्रिशन विच इज सिक्रेटेड बाय द मैटरनल टिश्यू। ये जो मैटरनल टिश्यू ने जो न्यूट्रिशन दिया, जो यूटेराइन मिल्क दिया, उसको एब्सॉर्ब करके सीधा लाएगा और बच्चे की नवल, नाभि जिसको बोलते हैं, उससे जोड़ देता है, और वहां से बच्चा न्यूट्रिशन लेता रहता है, डेवलप अंदर होता रहता है। बाहर से अभी प्लेसेंटा से कनेक्शन नहीं है, अभी हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, ये जो यॉर्क सैक है, सॉरी यॉर्क सैक से न्यूट्रिशन चल रहा है। जैसे ही प्लस एम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी, एम्बिलिकल कॉर्ड जाकर के प्लेसेंटा से जुड़ जाएगी, अब आगे का काम वो करेगी। बट जब तक कहां से एनर्जी लाएं? तो ये वो यॉर्क सैक है बेटे। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन for the developing fetus until umbilical cord is formed. So it is also known as, हम इसको कह सकते हैं, that is the gut of fetus। ये fetus का gut होता है, पेट होता है fetus का, जहां से एनर्जी बनेगी, जहां से एनर्जी मिलेगी, और ये नवल जो नाभि होती है उससे जुड़ा होता है। समझ में आ गई बात? तो अब मैं बना लूं इसको यॉर्क सैक को, तो दैट इज द यॉर्क सैक। ये यॉर्क सैक हो गया, ठीक होगी बात? कोई दिक्कत? आगे आ जाओ सर। ठीक है, एपिब्लास्ट बनी, 3 जर्म लेयर बन गई, हाइपोब्लास्ट बना, यॉर्क सैक बन गया, न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, गट है, ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। ये जो बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट है, ये क्या करेगी फिर? अब इन्होंने क्या करा, अंदर वाली सेल का तो हमें समझ में आ गया कि अंदर वाली सेल्स ने ये काम कर दिया, ये बाहर वाली सेल्स क्या करेगी? दे फॉर्म, ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। आ जाओ समझते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर मतलब ऐसी लेयर, इसको हटा दे रहा हूं बेटे मैं यहां से, ऐसी लेयर जो किसके बाहर हो? एम्ब्रियो के बाहर हो, इसीलिए हमने क्या नाम दिया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। क्लियर होगी बात? एक्स्ट्रा मतलब, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब जो एम्ब्रियो, जो फीटस है हमारा, उस फीटस के बाहर की लेयर। कौन कौन सी लेयर बनेगी जी बाहर? तो ये ट्रोफोब्लास्ट बेटे 4 चीजों को फॉर्म करने में हेल्प करता है, 4 एक्स्ट्रा लेयर ये बना करके हमें देता है। सबसे बाहर होती है कोरियन, उसके अंदर एमनियन, उसके अंदर यॉर्क सैक। अब आप कहेंगे सर यॉर्क सैक तो ये बना रहा था, अभी आप इसको भी कह रहे होगे ये भी ट्रोफोब्लास्ट भी बना रहा है, तो बेटे ट्रोफोब्लास्ट भी इसमें हेल्प करता है, दोनों चीजें मिलकर के बनाती हैं। आगे आ जाओ, लास्ट वन इज एलेंटॉयस। तो दीज आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। आ जाओ इनको ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे ये होती हैं। अब ये जर्म लेयर वाली बात क्लियर है, इसे हटा देते हैं यहां से। ये जर्म लेयर वाली बात हमने हटा दी, तो 3 जर्म लेयर हमारे पास बनी थी, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। उन तीनों ने अपने अपने ऑर्गन बनाए, और ऑर्गन बनने के बाद हमारे पास फीटस आ गया। तो फीटस की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं बेटे। दैट इज द फीटस। दैट इज द फीटस। ये फीटस की स्ट्रक्चर बन गई, ठीक। अब हमें क्या है, यॉर्क सैक हमें पहले ही पता है, तो यॉर्क सैक को अटैच कर दो, तो यॉर्क सैक अटैच कर लो, दैट इज द यॉर्क सैक। ये अटैच हो गया। अब इससे क्या अटैच होगा यॉर्क सैक से? नेक्स्ट चीज, अब ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर हमें समझनी है, तो इसी तरफ से समझते चलते हैं। सबसे बाहर वाली कोरियन, मतलब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, मैं इसको सारी को हटा देता हूं, एंड इट कन्वर्ट इनटू, किसमें बदल जाएगी ये? a membrane which is known as chorion। तो that is the chorion। ठीक हो गई बात? कोरियन के अंदर की तरफ क्या है? एमनियन। देन वी हैव टू ड्रॉ द अनदर लेयर, जो कि क्या है हमारी? दैट इज एमनियन।
क्लियर, दैट इज द एमनियन। ठीक, एंड यॉर्क सैक हमारे पास है ही। लास्ट वन इज एलेंटॉइस और बना लेते हैं, तो दैट इज द एलेंटॉइस, ये भी हमारा एम्ब्रियो के साथ जुड़ा होता है, दैट इज एलेंटॉइस। तो दैट इज द स्ट्रक्चर विच फॉर्म, जो हमारा फीटस की फॉर्मेशन शुरुआती हो जाती है, तब उस समय पर हमारे पास इस तरीके का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। क्लियर हो रही है बात बेटे? आगे आ जाओ, इनके काम समझ लेते हैं। कोरियन इज द आउटर मोस्ट, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एंड इसी की वजह से इनको, जो ये हमारी फर्स्ट में फिंगर निकली थी ना कोरियोनिक विलाई, जस्ट बिकॉज की क्यों, कौन सी लेयर से निकली थी? कोरियन लेयर की। ट्रोफोब्लास्ट जो कन्वर्ट होकर के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप करी उसने, दैट इज कोरियन, उसी से निकली कोरियोनिक विलाई। तो ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई। उसके अंदर एमनियन आ गया। एमनियन क्या है? एमनियन एक ऐसी लेयर है जिसको हम कहते हैं थैली। आपने अगर हिंदी भाषा में शब्द सुना हो, पानी की थैली। पानी की थैली मींस टू से इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जिसमें बेबी जो है हमारा वो इजीली स्विम करता रहता है। क्लियर हो रही है बात? तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये वही फ्लूइड है जो आपने प्रेगनेंसी के टेस्ट में डिसऑर्डर के लिए जो टेस्ट हम कराते हैं, दैट इज एमनियोसेंटेसिस। ये क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये वही फ्लूइड है बेटे जो एमनियोटिक टेस्ट जिसका होता है, ये दोनों चीजों से मिलकर के बनता है फ्लूइड। किस किस से? इसको बाहर से तो कौन देती है? बाहर से तो देता है एमनियन, मतलब ये यहां से सिक्रेट करा जा रहा है, और कुछ पार्ट इसमें डर्मिस, बच्चे की जो स्किन है उसकी भी सेल्स इसके अंदर आती हैं। तो उन्हीं स्किन की सेल्स को हम डिटेक्ट करके फीटस को चेक कर लेते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? कोई इसको और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक, इवन ये बैन कर दिया गया था टेस्ट, दैट टेस्ट इज नोन एज एमनियोसेंटेसिस, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका मिसयूज होने लगा था इन द सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल फीमेल का चेकआउट करने लगे लोग इसे। क्लियर हो रही है बात? तो ये टेस्ट बैन कर दिया गया था। दैट इज द एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाओ। यॉर्क सैक, मैंने आपको बताया यॉर्क सैक क्या काम करेगा, जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बन जाती तब तक न्यूट्रिशन देने का काम इसका। अपर इसके पास भी न्यूट्रिशन कहां से आएगा? इसके पास भी न्यूट्रिशन आएगा कहां से? फ्रॉम द मदर, मैटरनल टिश्यू वहीं से देगी, क्योंकि इसके पास अपनी घर की फैक्ट्री तो है नहीं, न्यूट्रिशन अल्टीमेटली मदर से आना है। तो वहां से न्यूट्रिशन आ गया, इसने लिया सीधा नबर में बच्चे को दे दिया। ठीक, आगे आ जाओ। सो इसलिए हमने इसको क्या बोला? हम इसको और क्या कह सकते हैं? गट। ये किसकी तरह काम कर रहा है? गट की तरह काम कर रहा है। आगे आ जाओ। अब ये बच्चा शुरुआती 2 ढाई 3 महीने में, 3 महीने में प्लेसेंटा बनेगी, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड 2 महीने में बनेगी, तब वो ज्वाइन होंगे। तब तक तो बहुत सारा काम हो गया होगा। अब बहुत सारा काम हुआ होगा तो बहुत सारा वेस्ट भी हुआ होगा। उस वेस्ट के लिए बनी हुई है, दैट इज एलेंटॉइस। ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, ये स्टोर करती है क्या? दैट एलेंटॉइस, यहां लिख दे रहा हूं बेटे मैं, ये स्टोर करती है वेस्ट मटेरियल को, और ऑल्सो एक्ट एज, हम इसको और क्या कह सकते हैं, किसकी तरह काम कर रही है? हमारे किडनी की तरह काम कर रही है। जब तक हमारी किडनीज फंक्शनली काम करने ना लग जाए तब तक वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट एलेंटॉइस लेयर के हाथ में होता है। ठीक हो गई बात? क्लियर है? तो ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनती हैं बाय द ट्रोफोब्लास्ट, और इंटरनल जो हमारे पास सेल मास था, इनर सेल मास, उससे जर्म लेयर बनी, और जर्म लेयर से फिर हमारा पूरा फीटस बना। क्लियर होगी बात? तो दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब आगे आ जाओ। ये बात हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब एक चीज और सुनो बेटा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में क्या कि लास्ट पैराग्राफ से पहले वाला पैराग्राफ और लास्ट, ये दो डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है? एक टेक्स्ट दिया हुआ है, उसमें कहा गया है कि डिटर्मिनेशन किस बेस पर होता है। तो मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक्स 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 वाई डिटर्मिनेशन जो है हेटेरोगैमेटी किसके पास है? इन केस ऑफ मेल, मतलब हमारे पास मेल के केस में एक हेटेरोगैमेट है, एक एक्स है और एक वाई है। तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, क्योंकि होमोगैमी है फीमेल के पास, उसके पास दोनों एक्स हैं।
तो वहां से डिटर्मिनेशन नहीं होगा। तो एक तो डिटर्मिनेशन की बात ध्यान रखना। दूसरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है किस स्टेज पर आकर के कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं, तो ये ध्यान रखना फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब हमारी पूरी होती है, उस फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे हमारा हार्ट आने लगता है, उसकी बीट बन जाता है और उसकी बीट आने लगती है। आप बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप उसको सुन सकते हैं, देख महसूस कर सकते हैं बीट को एक महीने में। दूसरा महीना जब पूरा होगा तो क्या होगा, दूसरा महीना पूरा होते होते लिम्स डिजिट बन जाती हैं हमारी, 4 लिम्स हैंड लिम्स ये बन जाती हैं डिजिट्स। तीसरा महीना फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होते होते हमारा पूरा का पूरा फिटस कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस उसका हो चुका होता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस, सारे के सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर ली जाती है शुरुआती 3 महीने के फेज में। ठीक हो गई बात, आगे आ जाओ। तो ये बातें हो गई। अब हमारे पास 2 महीने का फेज पूरा हो गया, ऑर्गन बन गए, 2-3 महीने थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑर्गन बन गए। अब ऑर्गन वो करेंगे ग्रो। तो जो एक चीज इसमें मैं बतानी रह गई हमारी, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। होता क्या है, 2 महीने बाद अम्बिलिकल, क्योंकि ऑर्गन बन गया, अब उनको हाई एनर्जी चाहिए। अब हाई एनर्जी जिस टाइम पर आएगी तो होगा क्या, दैट यॉर्क सैक एंड एलेंटॉइस एंड अ कनेक्टिव स्टॉक ऑफ दिस फीटस, इसका कनेक्टिव स्टॉक, दैट कनेक्टिव स्टॉक, ये जो गट है ये खत्म हो जाएगी। अब हाई एनर्जी के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ये हमारा एज इट इज आप इसको छोड़ दो। एक चीज हमारी इसमें बनती है जो बन करके जाकर के किससे अटैच हो जाएगी, दैट कनेक्ट विद दिस प्लेसेंटा। ये गई और किससे अटैच हो गई, विद दिस प्लेसेंटा, दैट इज नोन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड। और अब हाई अमाउंट जो है 2 महीने बाद ये बन गई, प्लेसेंटा के साथ जुड़ गई। अब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए वो डायरेक्ट मैटरनल ब्लड से होकर के फीटल पार्ट में चली जाती है, फीटल ब्लड में चली जाती है, नवल पर। क्लियर हो गया बात। तो ये ध्यान रखना इसमें कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज प्लेसेंटा। तो ये यहां से जुड़ गई इसके साथ, प्लेसेंटा के साथ। That red one is umbilical cord and that green one is placenta, जो कि किसके साथ जुड़ी हुई है, मैटरनल ब्लड के साथ जुड़ी हुई है। अब बच्चा यहाँ पर स्विम करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। क्लियर हो रही है बात। तो दैट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। एक और चीज जो इसमें समझने की है, क्या, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, पार्चुरेशन होता है, तो ये डिलीवरी होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड भी बच्चे के साथ बाहर आ जाती है। डॉक्टर क्या करते हैं, इनको दोनों तरफ से पकड़ते हैं और बीच में से कैंची से कट कर देते हैं। उस कट करते समय बड़ा पेन होता होगा। अब आप एकदम ट्यूब आई निकल के उस ट्यूब को काट दिया, बड़ा दर्द होता होगा। माँ को भी दर्द होता होगा, बच्चे को भी दर्द होता होगा, नहीं होता ना, माँ को दर्द होता ना बच्चे को दर्द होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इस अम्बिलिकल कॉर्ड में नर्व्स नहीं होती, इट इज विदाउट नर्व्स। केवल क्या है, 2 आर्टरी और 1 वेन जो कि सप्लाई के लिए बनी हुई थी। क्लियर हो रही है बात। केवल 2 आर्टरी और 1 वेन होती है, इसमें नर्व्स नहीं होती, इसीलिए इसको कटिंग करने पर दर्द नहीं होता। तो दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये बच्चा यहां पर हमारा कॉम्पैक्ट 9 महीने का पीरियड लेगा, 9 महीने का पीरियड चलेगा, उस टाइम पर ये बच्चा पूरा डेवलप होगा। अब 9 महीने बाद सिग्नल आएगा किस चीज का, पार्चुरेशन का। मींस टू से बच्चा कहेगा इट्स टाइम ऑफ, किसका टाइम आ गया, डिलीवरी, दैट इज पार्चुरेशन। उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप यू अंडरस्टैंड बेटा ऑल दीज थिंग्स। अगर चीजें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस चीज को सॉर्ट आउट जरूर करूंगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।